देना हो वो एग्जाम के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, वो कहने की बात ही नहीं है। ये सेशन का पीडीएफ, पिछले 2 सेशन का पीडीएफ राहुल रहता है पेंडिंग, हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी के साथ साथ आज वाला जो सेशन है विद आंसर्स मार्क्ड आपको ये मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। बात सही है? चलिए फिर आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स इज, यानी अपरिभाषित समस्याओं को हल करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। अपरिभाषित यानी इल डिफाइंड या ठीक से वेल डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं है ना। एक है कि ये सवाल आपको दे दिया, आपको पता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन एक ऐसी वेग सी प्रॉब्लम दे दी कि भारत में जो ये महिलाओं के प्रति हिंसा है या स्ट्रेस को कैसे कम करें जीवन में, तो अब ये वेग है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। देयर कैन बी मल्टीपल सॉल्यूशंस टू इट, और अलग अलग सिचुएशन में देखना पड़ेगा किसके लिए क्या कारगर है। ठीक है बात? तो इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे एक सवाल आता ही है 100%, सिलेबस में है, पार्ट है, पेपर 1 हो पेपर 2 हो, है ना। तो फोकसिंग ऑन फंक्शनल फिक्स्डनेस, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको पता है कि आप लोग 45% लोग फर्स्ट आंसर कह रहे हैं, जो कि महागलत जवाब है। इल डिफाइंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इफेक्टिव तरीका, भाई अगर कोई प्रॉब्लम ठीक से डिफाइंड नहीं है या वेग है, लेकिन है तो वो भी प्रॉब्लम ही सॉल्व तो करनी पड़ सकती है कि स्ट्रेस को कैसे कम करें। अब ये इसके कोई वेल डिफाइंड स्टेप्स नहीं है कि यही 5 स्टेप हैं, इसी तरीके से सबका स्ट्रेस कम होगा। किसी का गाने सुन के कम होता है, किसी का एक्सरसाइज करके कम होता है, किसी का कोई और तरीका हो सकता है, किसी से बात करके किसी को अच्छा लग सकता है। देयर आर मल्टीपल वेज फॉर अलग अलग इंडिविजुअल्स, फॉर एवरी इंडिविजुअल। कुछ होंगे जो बेसिक से होंगे कि हाँ सब पे काम कर जाएंगे, बट इफेक्टिव तरीका सबके लिए अलग होगा। फंक्शनल फिक्सनेस कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प कर ही नहीं सकता। फंक्शनल फिक्सनेस प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ना कि सॉल्यूशन। कार्यात्मक स्थिरता, ये हिंड्रेंस, बाधा डालने वाले जब फैक्टर्स पूछे जाए ना आपसे कि बैरियर क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो आप कहिएगा फंक्शनल फिक्सनेस। कार्यात्मक स्थिरता या फंक्शनल फिक्सनेस क्या है? आप वही घिसे पिटे तरीके अपना रहे हैं जो 1985 में अपनाते थे, वही आज भी चल रहा है। कुछ भी होता है ये कर लो, कुछ भी होता है सर के दर्द की दवाई खा लेते हैं, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। तो फंक्शनल फिक्सनेस यानी सेम पुराने ढर्रों पे ही आप चल रहे हैं, नए तरीके ढूंढते ही नहीं है आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। और सारी प्रॉब्लम्स एक ही तरीके से सॉल्व नहीं हो सकती हैं, पुराने ही तरीकों से सॉल्व नहीं हो सकती। मॉडर्न प्रॉब्लम्स मॉडर्न सॉल्यूशंस। आपके माता पिता की जनरेशन में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली ज्यादा समस्या थी नहीं, डेटिंग की ज्यादा समस्या थी नहीं, आज के समय में अलग है। तो अब वही सॉल्यूशन थोड़ी ना, अरेंज मैरिज पहले से चला आ रहा है तो बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, जरूरी नहीं है सबके लिए नहीं होगा। तो फंक्शनल फिक्सनेस है सबके लिए एक तरीका कि अच्छा इसको सुधारना है, किसी व्यक्ति को ये सब चलता ही था पहले, शादी कर दो, ये प्रॉब्लम है शादी कर दो, ये करना है ये कर लो, हर चीज का एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो फंक्शनल फिक्सनेस है घिसे पिटे ढर्रे वही जो चले आ रहे थे, उन्हीं को ये मानना, ये बैरियर का काम करती है, ये रुकावट बनती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प नहीं करती। तो ये तो हट जाएगा ऑप्शन। आपको इफेक्टिव स्ट्रेटजी चाहिए जो प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है बट सॉल्यूशन तो चाहिए आपको। सेकेंड है मीन्स एंड एनालिसिस। इस बार 40% लोग सही जवाब दे रहे हैं, मीन्स एंड एनालिसिस, ये सही है। एल्गोरिथम प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका है। जब प्रॉब्लम वेल डिफाइंड हो, एक मैथ्स का सवाल लिखा है तो आपको पता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन a+b² लगेगा या ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, और ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो जाएगा। तो ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स में काम आता है एल्गोरिथम। इल डिफाइंड या ऐसे रैंडम प्रॉब्लम्स में आप नहीं लगा सकते कलन विधि। ठीक है जी, तो स्टेप बाय स्टेप इसमें यूज होता है, और ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स के लिए है कि जब आपको पता हो एक सवाल है जिसमें फॉर्मूला लग सकता है ना, कि आपकी दवा जो है, आपको बुखार का टेस्ट कराया पता चला मलेरिया है, फिर जो है नेक्स्ट स्टेप दवाई लिख दी मलेरिया की। तो ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम जिसका पता हो आपको उस पर ही लागू होगा। किसी भी तरह का सर दर्द है तो आप सेम प्रॉब्लम सेम सॉल्यूशन अपना रहे हैं, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। लर्निंग बाय रोट, रोट लर्निंग से मैकेनिकल हो जाती हैं चीजें कि आपने रट्टा लगा लिया है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का बहुत अच्छा कोई तरीका माना नहीं जाता। रट के आपने बस रट लिया है, तो रट कर सीखने को हम वैसे भी अवॉइड करते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है मीन्स एंड एनालिसिस, साधन अंत विश्लेषण। मीन्स एंड एनालिसिस की खास बात यह है, मीन्स मतलब साधन है ना, वेज जो भी आपके सामने है एट प्रेजेंट, उससे आप एंड तक पहुंचते हैं, यानी गोल तक पहुंचते हैं। एंड से मतलब है यहां गोल का। मीन्स है तरीके, जो भी इस प्रॉब्लम सामने है उसमें आप क्या कर सकते हैं ये देखते हैं आप, है ना, कि भाई ये पेन नहीं चल रहा, चलो दूसरा पेन उठा करके ले आते हैं, एक मार्कर ले आते हैं, जो भी घर में मौजूद होगा उससे समाधान निकाल लेंगे। ठीक है, मीन्स एंड एनालिसिस बहुत ही हेल्पफुल तरीका है, और वेल डिफाइंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स पे भी ये काम करता है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक रैंडम प्रॉब्लम आ गई आपके सामने कि आपको बुक शेल्फ तक आपकी हाइट नहीं पहुंचती और आपको एक किताब चाहिए जो आपकी हाइट से ऊपर रखी है, या आपको सीलिंग साफ करनी है, दिवाली की सफाई,
तो आपको पता है कि यार पंखे तक पहुंच नहीं सकते हो, सीढ़ी नहीं है घर में, फिर आप क्या करोगे, एक स्टूल या जो भी एक प्लेटफॉर्म है वो ढूंढ करके लाओगे कहीं से, या कुर्सी ले आओगे एक, और उस पर चढ़ने की कोशिश करोगे, वो भी काम नहीं करेगा, एक और छोटा वो लगाओगे इस पे, जिसको बिल्कुल पटरा बोलते हैं, वो रखोगे उसके ऊपर, देन आप चढ़ोगे, ठीक है ना। तो कि दो स्टूल को जोड़ा आपने और फिर आप चढ़े। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। तो ये मीन्स एंड एनालिसिस है कि जो प्रॉब्लम सामने आ गई उसमें आप देखोगे कि आपके पास क्या मौजूद है, एट प्रेजेंट आप क्या कर सकते हो। अब बच्चे को पहुंचना है इस किताब तक, और हाइट उसकी है नहीं कि वो किताब तक डायरेक्ट पहुंच जाए, तो आप क्या करेंगे, पैर ऊपर करेंगे तब ट्राई करेंगे, या फिर आप जाएंगे एक जैसे ये बच्चा जो है आपका, ये एक प्लेटफॉर्म लेकर के आ गया, एक स्टूल लेके आया और इस स्टूल का यूज करेगा, पहुंच जाएगा किताब तक। तो मीन्स एंड एनालिसिस, साधन क्या है उसके पास ये देख रहा है, वो प्रॉब्लम है किताब तक पहुंचना, साधन क्या है, ये स्टूल रखा, पहुंचा किताब तक, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आई गेट द बुक, खत्म बात। मीन्स एंड एनालिसिस यानी साधन जो भी उस एट प्रेजेंट इस्तेमाल में आ सकते हैं आपके पास, उस प्रॉब्लम के हिसाब से एट प्रेजेंट जो आपके हाथ में है उसके हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव तक, गोल तक या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचते हो, अच्छा इफेक्टिव तरीका माना जाता है। बात सही है या नहीं। तो मीन्स एंड एनालिसिस वहां सही है, एल्गोरिथम लगेगा नहीं क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है प्रॉब्लम, कोई पहले से प्रूवन क्वेश्चन ऐसा सवाल है नहीं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने बहुत रोजमर्रा के जीवन में आती हैं और बच्चों को आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है। मीन्स एंड एनालिसिस हुआ, एल्गोरिथम हुआ, ये सब हेल्पफुल प्रक्रियाएं हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। बात सही है या नहीं। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अलग से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, मैंने बता दिया, पेपर 1 पेपर 2 हर तरह के सवाल। यार कल से ये बॉटल भरवा के रखवाओ, एक तो बैक टू बैक क्लासेस होती हैं, 2 बार तो ये भरी जा चुकी है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वालिटीज कैरेक्टराइजेज क्रिटिकल थिंकिंग। समालोचनात्मक चिंतन, जिसकी बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कर रही है, 21वीं शताब्दी का कौशल कहते हैं इसको, 21st सेंचुरी स्किल्स में आता है। ये हुआ डिजिटल एजुकेशन हुआ, या डिजिटल लिटरेसी जिसको हम कह रहे हैं, कि बच्चा हर पहलू से किसी चीज को देख पाए। ये नहीं है किसी ने कह दिया, कोई अफवाह उड़ी और मान ली, ऑफिशियली वो प्रमाणित है नहीं है, उसको कहना सही है नहीं है, एथिकल है नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बस मान लिया। तो इसमें आपने क्रिटिकल थिंकिंग जीरो इस्तेमाल की। ऐसे अंधभक्ति की तरफ व्यक्ति जाता है जो उसके दिमाग को बटन ऑफ और लॉजिक विंडो से बाहर। तो क्रिटिकल थिंकिंग ना आप में बचेगी ना आप विद्यार्थियों में बचा पाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग फैक्ट को, ओपिनियन को, सही गलत को हर पहलू से देखने की बात करती है। तो जब हम बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से गुणों का कौन सा समूह समालोचनात्मक चिंतन की विशेषताओं को दर्शाता है। पहला है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग किससे, दिमाग पे जोर पड़ेगा। बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग में आप दिशाओं में सोच पाएंगे, अलग अलग पहलू पे सोच पाएंगे, क्या फैक्ट है, क्या ओपिनियन है, सही है गलत है, एनालाइज करेंगे, हर पहलू से सोचेंगे। एबिलिटी टू क्वेश्चन, हाँ ये प्रश्न करने की क्षमता, किसी चीज को क्वेश्चन करने की क्षमता, इससे क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलेगा। एबिलिटी टू सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मचिंतन, चिंतन मनन कर पाए, आप सोच पाए कि जो चीज आप सोच रहे हैं वो सही भी है या नहीं है, क्यों सही है, उसमें लॉजिक कहाँ है ना। एबिलिटी टू टेस्ट प्रीवियसली हेल्ड अजम्पशंस, यानी पूर्व मान्यताओं को, जो पहले से अज्यूम किया हुआ है आपने, उसको टेस्ट करना, भाई ये बात सही है या नहीं है। नीट का पेपर किसी के हाथ में आया होगा और वो चला जाएगा अगर उसको अटेम्प्ट करने, या उसने वो सही मान लिया, तो मतलब क्रिटिकल थिंकिंग तो नहीं की, वहां तो प्योर बायस्डनेस है ना। जिससे जहां से वो भी जो भी कोचिंग या जहां से भी वो शुरू हुई पूरी कहानी, तो वहां पे क्रिटिकल थिंकिंग जीरो है कि आपको हर पहलू में सोच पाए। क्यों सोचें भाई, अपना भला सोचते हैं लोग, ठीक। एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली, ये कन्वर्जेंटली सोचना जो है, जिसमें मैंने कहा अपना भला सोचना, मतलब आप लिमिटेड सोच रहे हैं। अभिसारी चिंतन में आप 4 ऑप्शन से एक पॉइंट पे जाते हैं, जबकि आप डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्रिटिकल थिंकिंग लग सकती है कि एक पॉइंट से आप 4 तरफ सोच पाए। तो अभिसारी थिंकिंग जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रभावित नहीं करती, आप मतलब हेल्प नहीं करती। एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली नहीं, डाइवर्जेंटली होना था यहाँ पे। तो ये तीनों तो सही हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं, 63% लोग, बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट लोग हैं आप लोग। चलिए, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर, इसमें ज्यादा हमें आवश्यकता नहीं है फर्दर डिस्कशन की। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अच्छा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इज इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज करेक्ट। आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शंस हैं। पहला है, वाइल हेरिडिटी कॉन्ट्रीब्यूट्स इन अनफोल्डिंग ऑफ द चाइल्ड्स कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स, द एंटायरिटी ऑफ अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज सोनली बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। यानी हालांकि आनुवांशिकता बच्चे के विशिष्ट लक्षणों के विकास में योगदान देती है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं हेरिडिटी से, बट
ये कह रहे हैं कि लेकिन बच्चे का संपूर्ण विकास केवल वातावरण से तय होता है। फालतू बात, सिर्फ वातावरण, सिर्फ हेरिडिटी पॉसिबल ही नहीं है, डेवलपमेंट दोनों का प्रोडक्ट है। बात सही है, किसी एरिया में डेवलपमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसी एरिया में एनवायरमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसी में हेरिडिटी। ये कह रहे हैं सिर्फ एनवायरमेंट से डेवलपमेंट हो जाएगा, तो हेरिडिटी का रूल तो इन्होंने बिल्कुल जीरो कर दिया, जो कि गलत है। While heredity provides the genetic blueprint for an individual's development, the expression of those genes can be influenced by environmental factors. हालांकि आनुवंशिकता किसी व्यक्ति के विकास के लिए वंशानुगत खाका प्रदान करती है, जेनेटिक ब्लूप्रिंट देती है, जो मैचुरेशन में भी होता है कि हेरिडिटी से प्रभावित है ना। तो हेरिडिटी आपका जेनेटिक ब्लूप्रिंट देगी कि भाई ये समस्याएं हैं, ये बीमारियां होंगी, ये क्षमताएं होंगी, है ना। स्पोर्ट्स पर्सन का बच्चा है तो एक हेरिडेटरी एज लेके वो सामने जाएगा कि उसको जेनेटिक मेकअप अच्छा मिलेगा, अगर दोनों माता पिता एथलीट्स हैं मान लीजिए फॉर दैट मैटर, ठीक। लेकिन द एक्सप्रेशन ऑफ दोज जीन्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये जो जीन्स है, ये जो जेनेटिक कोडिंग है, ये एक्सप्रेस कैसे होंगे, अनफोल्ड कैसे होंगे, एनवायरमेंट पे भी निर्भर करेगा। आप किसी भी एथलीट को उठा लीजिए, फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, सब देखते हैं इंटरनेट पे, उनका कोई भी एक बच्चा, मतलब जो भी करंट बच्चे हैं, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि हेरिडेटरी क्षमता अच्छी होगी, स्पोर्ट्स पर्सन है, फिट दिखती हैं वो भी, उनकी वाइफ भी, तो ये दोनों हम मानेंगे कि जेनेटिक मेकअप जो है स्पोर्ट्स की एप्टीट्यूड के साथ बच्चे में वो क्षमता होगी। और अगर इस तरह के पेरेंट्स का बच्चा कोई इकोनॉमिकली वीकर, सोशियो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में चला जाए, अडॉप्ट कर लिया या वॉट एवर, किसी भी सिचुएशन में, नाम हटा दो, ऐसे ही इन जनरल मान लो कि एथलेटिक लोग हैं, बच्चा किसी ऐसे परिवार में बड़ा होता है जहां खाने की भी ठीक ठाक स्थिति नहीं है, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है, यानी कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो अब हेरिडेटरी क्षमता तो थी, जेनेटिक ब्लूप्रिंट तो बहुत अच्छा मिला था कि अगर एनवायरमेंट अच्छा मिलता तो बढ़िया एथलीट बनता या बहुत बढ़िया कुछ कर सकता था, लेकिन एनवायरमेंट में खाना भी ठीक से नहीं मिला तो बॉडी ठीक से डेवलप भी नहीं हो पाएगी। तो ब्लूप्रिंट तो देती है हेरिडिटी, लेकिन ये एक्सप्रेस कैसे होगा, इसमें एनवायरमेंट का भी रोल है। कई सारी चीजें एनवायरमेंट में निकलकर, अगर अच्छा एनवायरमेंट है तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आपकी डिस्पोजिशन, जिसको हम कहते हैं, यानी हेरिडेटरी है एक डिस्पोजिशन के, आपके घर में कोई एक पर्टिकुलर बीमारी है वो चले आ रही है, और आप ध्यान रखते हैं बहुत हेल्दी, आपको पता है पहले से कि डायबिटिक होने का खतरा है, तो आप शुरुआत से अपना जीवन उसी तरह से जीते हैं, और बेस्ट ऑफ जो भी एनवायरमेंट में हो सकता है, चाहे वो मेडिकल असिस्टेंस हो, चाहे वो पोषण हो, आपका न्यूट्रिशन हो, वो करते हैं, तो हो सकता है वो चीज बहुत हद तक डिले हो जाए या हो ही ना आपको। तो एक्सप्रेशन जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे होगा, बेशक जेनेटिक कोडिंग में चीजें हो, एक्सप्रेशन जो है जीन्स का वो एनवायरमेंटल फैक्टर से प्रभावित होगा, पूरी तरह से एलिमिनेट होना नहीं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली प्रभावित हो सकता है। बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट कंट्रीब्यूट 50% ईच इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ये कहना एकदम बकवास बात होगी, 50-50% दोनों की भूमिका होती है, गणित नहीं है, प्रोडक्ट है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट एडिटिव नहीं होते, सब्ट्रैक्टिव नहीं होते, और ना ही ये डिविजिबल होते हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है डेवलपमेंट, इसको ऐसे समझिएगा। 50-50% कोई नहीं कह सकता, किसी क्षेत्र में हेरिडिटी का महत्व ज्यादा होगा, किसी क्षेत्र में एनवायरमेंट का महत्व ज्यादा होगा, दोनों की बराबर भूमिका है, ऐसा वुडवर्थ कहते हैं। बराबर का मतलब परसेंटेज में नहीं है, किसी क्षेत्र में हेरिडिटी, किसी में एनवायरमेंट, किसी में कुछ कम परसेंटेज। जैसे आंखों का रंग टोटली हेरिडिटी से निर्धारित है, लेकिन विजन, अच्छा न्यूट्रिशन, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आप बचपन से बस कार्टून पे बैठे रहते थे, है ना, एनवायरमेंट कैसा मिला उस पर डिपेंड करेगा। तो डेवलपमेंट में हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट नहीं होता कि 50% हेरिडिटी 50% एनवायरमेंट, नहीं होता। ये एडिटिव नहीं होते, यानी योगात्मक नहीं होते हेरिडिटी और एनवायरमेंट। ये डिविजिबल नहीं होते, यानी इनको भाग भी नहीं कर सकते, ये आता है सवाल। और ये क्या नहीं होते, सब्ट्रैक्टिव भी नहीं है कि हेरिडिटी माइनस एनवायरमेंट या एनवायरमेंट माइनस हेरिडिटी बराबर डेवलपमेंट, नहीं। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है विकास जो है, ठीक है। इसमें परसेंटेज आप तय नहीं कर सकते किसमें कितना होगा। डिस्पोजिशंस, जो लास्ट ऑप्शन है, डिस्पोजिशंस आर लिंक्ड विद एनवायरमेंटल फैक्टर्स बट एक्चुअल डेवलपमेंट अकर्स ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। यानी स्वभाव वातावरणीय कारकों से जुड़े होते हैं, लेकिन वास्तविक विकास आनुवंशिकता के आधार पर होता है। देखिए यही इन्होंने गलत कह दिया, ये जो डिस्पोजिशन है ये आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, यानी ये जो स्वभाव है वातावरणीय कारकों से नहीं, डिस्पोजिशंस में काफी रोल है हेरिडिटी का, ठीक है ना, काफी रोल है हेरिडिटी का कि आपको किस बीमारी के प्रति या क्या क्षमताएं आप में होंगी, वो हेरिडिटी डिस्पोजिशन तय करती है कि आपका एक स्टेट क्या होगा। एनवायरमेंट नहीं तय करेगा इसको, एनवायरमेंट प्रभावित करेगा। तो बेटर ऑप्शन यहां पे हमारे पास एक ही था, वो था क्या,
हेरिडिटी प्रोवाइड्स द जेनेटिक ब्लूप्रिंट, एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट देती है, हेरिडिटी डिसाइड करती है हाउ फार यू विल गो, बट एनवायरमेंट कैन डिसाइड करेगा कि एनवायरमेंट मिलेगा कैसे। इस पे और चर्चा आगे आने वाले सेशंस में करेंगे, सारा कुछ एक दिन में पढ़ लोगे तो दिमाग घूम जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अर्पिता एंड अनु गिव देयर बुक्स टू ईच अदर सिंस बोथ कंसिडर इट एन इक्वल एक्सचेंज ऑफ फेवर्स, एट विच लेवल ऑफ कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थियरी आर अर्पिता एंड अनु। अर्पिता एंड अनु दो दोस्त हैं, दोनों अपनी किताबें एक दूसरे को देते हैं और कहते हैं कि एहसानों का एक समान आदान प्रदान है, ये इक्वल एक्सचेंज ऑफ फेवर है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मतलब वो थोड़ा एक अलग लेवल की मॉरलिटी पे चला जाता है, बट आपको ये एग्जांपल समझ में जल्दी से आता है कि भाई तुम मुझे लंच खिलाओगी तो मैं तुम्हारे लिए कल चॉकलेट लेके आऊंगी, या तुम मुझे होमवर्क के लिए अपनी कॉपी दे दो ये वाले सब्जेक्ट की, मैं तुम्हें दूसरे सब्जेक्ट की कॉपी दे देती हूँ जिसमें मेरा काम पूरा है। ये इक्वल एक्सचेंज ऑफ फेवर्स है कि भाई उसने मेरे लिए कुछ किया, मैंने उसके लिए कुछ कर दिया, बराबर की बात हो गई, खत्म। तो ये सही और ये सही है क्योंकि इक्वल एक्सचेंज ऑफ फेवर्स है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, प्री कन्वेंशनल लेवल है फोर्थ ऑप्शन, जिसको हम कहेंगे पूर्व पारंपरिक स्तर का सेकंड स्टेज, जिसको पहला है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दूसरा है आपका टिट फॉर टैट म्यूचुअल एक्सचेंज के यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, इस पे एक सवाल ये आ जाता है तो टीचर आके पूछती है भाई क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो, कि मैम इसने कल मेरा खाना खाया था, आज ही अपनी पेंसिल नहीं दे रहा, मैंने तो इसको रबड़ दी थी कल। ऐसा होता है अक्सर बच्चों में। तो वो मॉरलिटी के किस स्तर पे है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, कि मैं घर का सामान तब लेने जाऊंगा या जाऊंगी जब मुझे भी एक चॉकलेट खाने को मिलेगी या 5 रुपए मिलेंगे, मुझे क्या मिलेगा इस काम में। तो वो टिट फॉर टैट मॉरलिटी है ना। हेट्रोनॉमस, अच्छा ये वाला जो सवाल है ये 2 मार्च के पेपर 2 में आया हुआ है, और ऑफिशियल आंसर की में पता नहीं क्या सोच के उन लोगों ने हेट्रोनॉमस लेवल इसको मान लिया है, जिसकी जो ठीक नहीं है ना। तो ऐसा होता है कई बार, वो करेक्शन नहीं हुआ है या किसी ने चैलेंज नहीं किया होगा या व्हाटएवर, मार्च तक आते आते हम लोगों का भी ध्यान नहीं था। तो हेट्रोनॉमस मॉरलिटी और ऑटोनॉमस मॉरलिटी पियाजे की थियरी है, जिसपे बेस्ड है ये पूरी थियरी, तो उसका कुछ बनता नहीं है, तो उसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि इसके लिए इनफ एविडेंसेस हैं अगर चैलेंज भी करना हो तो। फोर्थ के साथ ही यहाँ पे जाना है, ठीक है। अगर हम कोहलबर्ग की, और हेट्रोनॉमस में ये होता है कि दूसरे के अधीन होता है बच्चा, रूल्स फिक्स्ड होते हैं, है ना। ऑटोनॉमस में आप खुद तय करते हैं, लेकिन वो पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट की थियरी है, जनरली सीटेट में उतना पूछा नहीं जाता है। ये कोहलबर्ग के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने यहाँ कोहलबर्ग लिखा हुआ है, पियाजे लिखा होता तो हम कह देते, तो प्री कन्वेंशनल ही बनता है, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये देखिएगा कोहलबर्ग की 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल हैं, हर एक स्टेज पे 2-2 स्टेजेस होती हैं। पूर्व पारंपरिक यानी प्री कन्वेंशनल, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, और ये इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन था, टिट फॉर टैट जो सेकंड स्टेज है, जैसे को तैसा, जिसपे हमने बात की है। इसको एक वैसी इमेज से समझते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएं। कन्वेंशनल यानी समाज के हिसाब से सही और गलत तय होता है, गुड बॉय नाइस गर्ल, लॉ एंड ऑर्डर, फिर 5th और 6th स्टेज है, आगे आने वाले सेशंस में हम डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा थोड़ा उतना ही आज स्टार्टर्स के लिए उतना ही रखेंगे जितने आप डर ना जाएं कि यार पता नहीं कितना कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो सिलेबस करके बैठे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो ताज़ा ताज़ा पढ़ना शुरू किया है तो सब कुछ एक साथ ना आए, धीमे 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 अनफोल्ड करेंगे। देखिएगा एक बार, यहाँ पे लेवल 1 जिसको हम प्री कन्वेंशनल या पूर्व पारंपरिक स्तर कहते हैं, मॉरलिटी कॉन्सिक्वेंसेस पे और पर्सनली मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा, सेल्फ इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट होती है। स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, बच्चा आज्ञा का पालन इसलिए करेगा क्योंकि डांट पड़ेगी या पनिशमेंट मिलेगी, तो जिस चीज से डांट पड़ रही है या पनिशमेंट मिल रही है वो गलत है, इसलिए आज्ञा पालन करता है वो, पहली स्टेज में। दूसरा स्टेज इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, कि भाई मैं तुझे ये साइंस की बुक दे रही हूँ अपनी, तू मुझे इंग्लिश की दे दे, तो ये क्या है, टिट फॉर टैट म्यूचुअल एक्सचेंज। प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक सही और गलत एक्चुअल में यहाँ कुछ नहीं है, इसी के बेसिस पे चल रहा है। लेवल 2 क्या है, कन्वेंशनल, सोसाइटी के हिसाब से सही और गलत तय होगा। स्टेज 3 है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, तुम्हारे माँ बाप तुम पे गौरवान्वित महसूस करेंगे यदि तुम फर्स्ट आओगे, गुड बॉय मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा अच्छा बेटा बेटी, वॉटेवर, ये सब यही है 3rd लेवल पे, क्योंकि बच्चे को तारीफ सुननी है, प्रेज के लिए वो काम करता है। स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कि आप नियमों को मानते हैं, समाज में ऑर्डर बना रहे उसके लिए, ये 4th स्टेज है। लेवल 2 है कन्वेंशनल। फिर आपका 3rd लेवल है, इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, के समाज में नियम बने रहें और नियमों को बदला भी जा सकता है यदि जरूरत पड़े, अगर वो बहुत लोगों की भलाई नहीं कर रहे हैं तो आंदोलन करके या व्हाटएवर बदला जा सकता है नियमों को, अगर वो फेवर में नहीं है तो। स्टेज 6 है आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यहाँ आप पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे यदि आपके जस्टिस या एथिकल प्रिंसिपल्स के हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं, तो जैसे मतलब ये ह्यूमैनिटी के लेवल पे देखने वाली बात है, और यहाँ आपको भीड़ की जरूरत नहीं है, एक इंडिविजुअल भी अगेंस्ट द सिस्टम खड़ा हो सकता है, इस पे और
डिटेल में चर्चा नेक्स्ट सेशंस में करेंगे, बट ये एक मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको कोलबर्ग की थियरी का दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, गिवन बिलो, ये असर्शन रीजन वाला सवाल है, अच्छा सवाल है, क्यूट सा सवाल है। देखो अब आप कहोगे क्यूट कैसे होता है सवाल, अभी बताएंगे। असर्शन क्या है यानी कथन क्या है, व्हेन अनेबल टू मेक मीनिंग एफिशिएंट रीडर्स स्लो डाउन एंड री रीड द टेक्स्ट क्लैरिफाइंग कंफ्यूजन बिफोर कंटिन्यूइंग फर्दर। यानी जब व्हेन अनेबल टू मेक मीनिंग, यानी आपको पढ़ के कोई चीज समझ नहीं आई, तो जो एफिशिएंट रीडर होगा, जो प्रभावशाली या कुशल पाठक होगा, वो क्या करेगा, दोबारा से पढ़ेगा, थोड़ी स्पीड कम करेगा, दोबारा से उसको क्लैरिफाई करने के लिए कंफ्यूजन को आगे बढ़ने से पहले वो फिर से री रीड करेगा कि यार ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, फिर से पढ़ते हैं, या वीडियो पीछे करके देखते हैं, समझ नहीं आया, या मेरे को क्वेश्चन मैंने पढ़ा मान लो और कंफ्यूजन हुई कुछ, तो मैं दोबारा पढ़ूंगी उसको क्लैरिफाई करने के लिए। ये कुशल पाठक के गुण हैं कि आप री रीड कर रहे हो या फिर से समझना चाह रहे हो तो वो फिर से पढ़ते हो, आप वापस जाके स्पीड स्लो डाउन करते हो, थोड़ा धीमे धीमे एक एक शब्द को समझने की कोशिश करते हो। बात तो सही है, इसमें कोई गड़बड़ तो है नहीं। रीजन क्या है इसका, मेटाकॉग्निशन हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, यानी अधिसंज्ञान या परासंज्ञान अर्थ बनाने की प्रोसेस में बाधा बनता है, ये एकदम गलत बात है। यहां पे आपने मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज का यूज किया, आपने रीड किया, रिफ्लेक्ट किया, फिर से देखा कि कहां पे सुधार किया जा सकता है, आपको क्या समझ आया, कहना क्या चाह रहा है रीडर, जो आपका टेक्स्ट राइटर है। ये मेटाकॉग्निशन प्रयोग हो रहा था इसमें, इन्होंने कहा मेटाकॉग्निशन हेल्प नहीं करता, बाधा बनता है मीनिंग मेकिंग में, अर्थ निर्माण में, ये जो एकदम बिल्कुल गलत बात है। मेटाकॉग्निशन हेल्प करता है क्योंकि वो संज्ञान के भी परे जाना है, बियॉन्ड कॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, रीजनिंग अबाउट रीजनिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, ठीक है। तो मेटाकॉग्निशन बाधा नहीं बन सकता इन एनी केस। तो ए तो सही है बट आर फॉल्स है। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं, 69%, बहुत फास्ट बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग। ए सही है लेकिन आर गलत है। भाई ये तो अच्छी बात है, इसमें मेटाकॉग्निशन का इस्तेमाल किया टीचर बच्चे ने, मेटाकॉग्निशन को समझते हैं, इसमें ये कुछ स्टेप्स हैं। एक मिनट में पानी पीऊंगी फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, जब मेटाकॉग्निशन की बात कर रहे हैं तो परासंज्ञान बोलते हैं हिंदी में। मेटा का मतलब है बियॉन्ड, यानी परा या परे कह सकते हो आप हिंदी में। कॉग्निशन का मतलब है संज्ञान, यानी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब पे भी सोच पाना, बियॉन्ड थिंकिंग, थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग। कॉग्निशन यानी संज्ञान, जिसमें सारी दिमाग की प्रक्रियाएं जुड़ी होती हैं। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, मेटाकॉग्निशन को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे प्लान, व्हाट डू आई नीड टू डू, कि आपको पेपर क्लियर करना है, अब आप सोचते हैं कि यार किया क्या जा सकता है, पिछली बार फेल हुआ या नहीं क्लियर हो पाया, या नंबर कम आ रहे हैं, या इस टॉपिक में, सब्जेक्ट में डिफिकल्टी है, प्लान क्या बनाया जाए, जरूरत क्या है, पेपर क्लियर करना है तो क्या करने की जरूरत है, इस चीज को आप प्लान करते हैं। बात ठीक है। आई एम थिंकिंग अबाउट माई थिंकिंग, कि भाई मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, गड़बड़ कहाँ हुई थी, आप प्लान कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, अपनी ही चिंतन, प्लान क्या होना चाहिए या पेपर कैसे क्लियर करेंगे इस पे सोच रहे हैं। अपनी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो सब सोचेंगे। फिर मॉनिटर करेंगे, हाउ एम आई डूइंग। अच्छा, आपके लिए सही समय कौन सा है पढ़ने के लिए, आप दिन में ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं कि दोपहर में ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं, या पिछली बार कहाँ कमी रह गई थी, कहाँ आप ठीक से नहीं पढ़ पाए थे। तो आप ये सब कुछ सोच के एक प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग, मॉनिटरिंग, यानी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, हाउ एम आई डूइंग, आप हफ्ते में एक टेस्ट लगाते हैं कि यार एक टेस्ट लगाऊंगा। फिर आप इवेल्युएट करते हैं कि क्या मेरे गोल तक मैं पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया, जितना सोचा था इस हफ्ते पढ़ने का पढ़ पाया कि नहीं पढ़ पाया, ठीक। फिर एडजस्ट करते हैं, आप प्लान में जहां जरूरत है उसको चेंज करते हैं कि बेटर क्या किया जा सकता है। इस एडजस्टमेंट को रिफ्लेक्शन कह सकते हो। तो इसमें आप प्लानिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं, अपना प्लान मॉनिटर करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, जहां जरूरत होती है इवेल्युएट करते हैं, फिर से अपने प्लान को ठीक करते हैं कि भाई ये गलती पिछली बार भी हुई थी, इसको ऐसे नहीं करना है ना। आप अपने आप से जब बातें करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ही थिंकिंग प्रोसेस पे और थॉट दे पा रहे हैं, तो प्लान कर पा रहे हैं, रिव्यू कर पा रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, चिंतन मनन कर पा रहे हैं, इसको मेटाकॉग्निशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्या कहता है सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिस्क्राइब वेज इन विच अ स्कूल शुड बी इंक्लूसिव। यानी इंक्लूसिव मतलब हर तरह का बच्चा सीख सके, चाहे वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हो, चाहे वो गिफ्टेड बच्चा हो, टैलेंटेड बच्चा हो, एवरेज आईक्यू वाला बच्चा हो, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिफिकल्टी, डिसलेक्सिया वगैरह वाला बच्चा हो, किसी हर बच्चे को आप इंक्लूड कर सकें, उसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। हर बच्चा समाहित हो सके, एजुकेशन फॉर ऑल। तो पूछा जा रहा है कौन से वेज में आप प्रमोट कर सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को। मॉडिफिकेशन ऑफ करिकुलम एज रिक्वायर्ड, पाठ्यचर्या में जहां जरूरत हो
परिवर्तन कीजिए ताकि हर बच्चे को समझ में आ पाए, हर बच्चे की नीड के हिसाब से हो, सही बात है। एक्टिविटीज इस तरह की हो कि हर बच्चा इंक्लूड हो पाए। एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स टू टोटली अडेप्ट टू द स्टूडेंट्स कल्चर, स्कूल्स कल्चर, ये गलत है। बच्चे को नहीं, सिस्टम को चेंज करते हैं जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं। तो इस स्कूल के कल्चर के हिसाब से हर बच्चा चेंज हो जाए, बच्चे को चेंज नहीं करना है, सिस्टम को चेंज करना है। तो ये अपेक्षा रखना कि स्कूल की संस्कृति के हिसाब से सारे बच्चे चेंज हो जाएं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, इंक्लूसिव एजुकेशन के खिलाफ है ये बात। फोस्टरिंग एन ईथॉस ऑफ केयर एंड रिस्पेक्ट, यानी स्कूल में ऐसा माहौल हो जहां केयर एंड रिस्पेक्ट, सब एक दूसरे की केयर करें, सम्मान करें, इस तरह का माहौल बन पाए। एक बच्चा जो व्हील चेयर से आता है उससे भी प्यार से बात करते हैं सारे बच्चे, एक एटीट्यूड में परिवर्तन है। एक बच्चा जो मैथ्स में अच्छा करता है वो दूसरे की हेल्प भी कर रहा है, तो एक केयर और रिस्पेक्ट का माहौल हो।